दोस्तों, गुरु पूर्णिमा में आपकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज यहाँ पर जो है जाने अनजाने में जिन गुरुओं ने मेरे को शिक्षा दी है, जिनकी बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं, उनको सभी को सत सत नमन और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक गाथा महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं और अपनी कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ कवि सम्मेलन भी होगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होंगे, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और देखिए और आनंद लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। कमीशन के काम तो कुछ भी किया जा सकता है। मैं एक्टर हूँ, मुझे जो रोल मिलता है वो मैं करता हूँ। वो मुझे कितना पसंद है, अंदर से नहीं पसंद है, वो एक अलग बात है। वो तो कमीशन का काम हो गया, मेरे रोजगार का हिस्सा हो गया। जहां तक कविता पाठ की बात है, कहानी पाठ की बात है, जो मुझे पसंद आते हुए करता हूं। वो किसकी लिखी हुई है अक्सर मैं नहीं जानता। मैं इस बात से भी प्रभावित नहीं होता कि वो बहुत बड़े नाम की है, नाम वाले की लिखी हुई कविता है या बिल्कुल किसी अनजान नए बच्चे की लिखी हुई कविता है। अगर उसने मेरे दिल को छुआ है, मेरी ये मान्यता है, इसका मतलब मैं एक आम आदमी हूं। आपके जैसे जैसे अंदर दिल धड़कता है, मेरे अंदर उतना ही धड़कता है, उसने कम न उससे ज्यादा, तो निश्चित रूप से वो आपको पसंद आएगी। अगर मैं कोई नाटक ना करके दिल से उससे जुड़ा हूं तो आप जुड़ेंगे ही, ये मैं मान के चलता हूं और वो मैं महसूस करता हूं। तो जो कविता मुझे अच्छी लगती है, जिसको बिना पाठ किए मैं रह नहीं पाता हूं, मैं वही कविता है। जिसको बिना पाठ किए मैं रह नहीं पाता हूं, मैं वही कविताएं पढ़ता हूं और उसके थ्रू ऑडियंस से जो। आज हम लोग कहानी और कविताएं दोनों ही सुनना चाहेंगे आपसे। तो कौन सी कहानी आप लोगों को पढ़ के सुनाने वाले हैं आज? कौन सी कहानी, उसका एक छोटी सी कहानी है उसके पीछे जी। आज यहाँ इस सेशन में मैं और धीरेन्द्र थाना बहुत काफी नोन कहानीकार हैं, वो रहने वाले थे। और धीरेन्द्र जी की ये ख्वाहिश थी कि अगर मैं वहां आऊंगा और मेरे वहां राजेंद्र गुप्ता भी आने वाले हैं तो मेरी कहानी का पाठ वो ही करेंगे। धीरेन्द्र जी किसी कारणवश उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो यहाँ नहीं आ पाए हैं। मैं जरूर आपके सामने हूं, तो मैं वो धीरेन्द्र जी की कोई कहानी मैंने चुनी है, वो आप चाहें तो मैं। बहादुर को नींद क्यों नहीं आती? शायद जी जी, बहादुर को नींद नहीं आती। पढ़ूं? जी से बहादुर इसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा पूरी रात जागता है। और आधुनिकता में डूबे हुए शहर, उसके बीच की दूरी, संवेदना में क्या बोलूं। एक बार यदि आपके मन को कहीं झकझोर दिया हो, कई बार आंसू आ गए हो, इसे कहते हैं कहानी और कहानी पाठ। ये कहानी पाठ की जो संप्रेषणीयता, कि वो आपको लग रहा है कि ये सारे दृश्य मेरे सामने हो रहे हैं। बहादुर को चाटा पड़ रहा है तो हम वो चाटा महसूस कर पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही संवेदनात्मक कहानी। ये ऐसे वर्णित, एक मैंने शायद 11वीं कक्षा में भी ऐसी कहानी पढ़ी थी, बहादुर, जिसमें वो लड़का अंततः भाग जाता है। सर, एक समय हम लोगों के पास चूंकि बहुत सीमित है, तो मैं बोलना बहुत चाहती हूँ कि मतलब एक एक लफ्ज ऐसा कि जैसे क्या कुछ कह दिया जाए, लेकिन हम एक कविता और सुनना चाहते हैं आपसे। लव सृजन वाले बैठे हैं बच्चे, जिन्होंने पाठ किया था अभी, कोई बैठे हैं। सुनना, ठीक से सुनना कि कविता पाठ करते कैसे हैं। अलकापति कुबेर ने फुर्सत के पलों में सोचा कि चलो स्वर्ग के देवताओं को बताया जाए। कहते हैं कि साहित्य हमें जीने की कला सिखाता है। कलाकार अभिनेता होने के साथ साथ जो साहित्य में इतनी रुचि रखता होगा, वो व्यक्ति कितना सादगी पूर्ण होगा, वो देख के ही पता चल रहा है हम लोगों को कि उनके
जीवन में सरलता, सहजता, क्योंकि कोई भी बड़ा कलाकार आए अपने स्टारडम को दिखाए बगैर नहीं जाता। एक बार जोरदार तालियां राजेंद्र गुप्ता सर के लिए, इतनी सरलता और सहजता के लिए हम सभी आपसे बहुत बहुत नहीं, मुझे लगता है सहजता सरलता हम लोगों का हर एक का एक बेसिक गुण होता है। पता नहीं क्या होता है इस यात्रा के दौरान थोड़ा सा इत्तेफाक से और किस्मत से किसी का कोई ज्यादा नाम हो जाता है तो वो अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं। 1.5 इंच या 1.5 फुट ऊपर ले जाता है, कुछ समझने लग जाता है। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है और कब होता है। मैं तो भाई आप लोग जो अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ और मैं ईमानदार से कर रहा हूँ। आई एम श्योर मेरे जैसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जो अपना काम दिल से और ईमानदारी से करते हैं और वो जमीन से जुड़े रहते हैं। एक कलाकार मतलब उसका भी तो काम है ना। मैं अपना काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे अलग हो गया आपसे। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कुछ कहना चाह रहे हैं जी, ये लीजिए। मुझे लग रहा था बार बार एक सवाल आपके साथ। नहीं आप 100 सवाल करें, समय का आप जी। राजेंद्र जी, हमारा सौभाग्य है कि मैंने आपको बहुत बार सुना है टेलीविजन पर, यूट्यूब चैनल्स पर भी, और आज आपको साक्षात सुनने का मौका मिला। हम आपके आभारी हैं। सवाल बहुत छोटा सा है क्योंकि समय कम है। आपके प्रिय अभिनेता कौन है? आपके प्रिय अभिनेता कौन है और प्रिय अभिनेत्री कौन है और इसके 2 पार्ट हैं। आपके फेवरेट अभिनेता, फेवरेट अभिनेत्री और हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता और महान अभिनेत्री। मुझे लगता है ये बड़ा थोड़ा सा चीजों को ओवर सिंप्लीफाई करने वाला सवाल है। तो समय कम है इसलिए। नहीं होना नहीं चाहिए क्योंकि कितने आज मैं जो हूं, मैंने 72 में एनएसडी से ग्रेजुएशन कर लिया था, 52 इयर्स बैक। मैं जो हूं उसके पीछे वो 52 इयर्स हैं अभिनेता की बात करूं तो, और उसके पहले के सारे साल हैं जिनमें मैं और बड़ा हो रहा था, इस लायक हुआ था कि एनएसडी से पास कर सकूं। इस बीच में पता नहीं कितने लोगों ने कितनी तरह से अलग अलग मुझे प्रभावित किया है कि मैं खुद भी याद नहीं। वो उसको याद करना या नाम लेना मुझे लगता है ओवर सिंप्लीफाई करना है चीजों को। हम जब पैदा हुए, बड़े हो रहे थे थोड़े थोड़े, अकेला एक एक्टर जब सामने आता था, कोई बलराज साहनी जैसा या दिलीप कुमार जैसा, मैं जिस तरह का एक्टर हूं, मुझे इमोशन सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। उछल कूद, नाटकीयता, ओवर ड्रामेटाइजेशन जो मेरे दिल को न छुए वो मुझे पसंद नहीं आता। मैं उस स्कूल का हूं कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायर, आंखी से न टपका तो फिर लो। इस प्रोसेस में अमिताभ बच्चन आए, राजेंद्र कुमार थे, मोतीलाल थे, कितने एक्टर्स ने किस तरह से ढाला होगा हमें। हमारे स्कूल से मेरे 1 साल जूनियर नसीरुद्दीन शाह आए। मुझे लगा वाह, मॉडर्न एक्टिंग जो हम लोगों ने एनएसडी में सीखी कि ओवर ड्रामेटिक नहीं, रियलिस्टिक एक्टिंग। मैं उसे हमेशा से हिंदुस्तान के डेफिनेटली आज की तारीख में वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स मानता हूं। लेकिन अकेले नहीं है, एक तरफ हमारे पंकज कपूर हैं जो बड़े स्टाइलाइज है मगर कितने प्रभावशाली हैं कि जो भी काम करते हैं क्या टाइमिंग होती है। एक मैं हूं अपने किस्म का अलग, अभी एक से एक एक्टर है, पीयूष मिश्रा है। मतलब मैंने कहा ना, भिन्न मती भिन्न अलग किस्म के अलग एक्टर्स हैं। किसी एक का, उन सबका जिन्हें हम पसंद करते हैं जाने अनजाने, उनका हमारे दिल, दिमाग, शरीर पर असर आता ही आता है। कुछ का कॉन्शियसली आता है, कुछ का अनकॉन्शियसली आता है। अभिनेत्रियों के लिए ज्यादा लाइफ से देखेंगे। पंकज जी का समीक्षक कभी नहीं जानते। अभिनेत्रियों के बारे में आपको अभिनेत्री से पूछना चाहिए। एक पुरुष से जब आप अभिनेत्री के बारे में पूछेंगे, अभिनेत्री की कला से पहले उसे वो अभिनेत्री मतलब लेडी नजर आती है।
वहां उसकी मतलब इसको आप अन्यथा ले ना ले जैसे आप जाने, मगर उसके सामने, पुरुष के सामने एक औरत पहले वो आती है। तो आप हो सकता है बहुत अच्छी एक्ट्रेस ना हो, मगर आप उसके फैन हो, उसके पीछे क्या होगा, सिर्फ उसकी एक्टिंग नहीं होगी, हो सकता है आपका एक जो एक आइडल वर्शिपिंग का होता है, आपका दिल उस पे आ जाए। तो मेरा मतलब वो सब प्रिय अभिनेत्री बता दीजिए एक्चुअली क्या है डॉक्टर साहब, घूम फिर के शब्द घुमा के जैसे वो अखबार वाले होते हैं। राजन सर एक्चुअली पंकज, डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी जी समीक्षक भी है, तो उनका समीक्षक भीतर बार बार कुल बताता है, तो वो जान के ही रहेंगे प्रिय अभिनेत्री कौन है, सर बता ही दीजिए। कमाल की अभिनेत्रियां हैं सर आज की तारीख में। आप देखिए मेरी एक्ट्रेस हैं शेफाली शाह, आज की तारीख में क्या काम करती है। शुरू में जब हम NSC पास करके एक नया जोश और नई पौध और नए विचारधारा और उसके अभिनेता बन रहे थे, तो क्या नाम है उनका, बुढ़ापे में आने की याददाश्त आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर याद नहीं है तो प्रिय नहीं है, नाम नहीं याद आ रहा, चेहरा घूम रहा है, आपकी आंखों में होता है, नाम नहीं याद आता। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, एक से एक हैं, किसको भूले किसको याद करें। मधु जी एक्चुअली क्या है कि अब चूंकि समय की सीमा थी, क्वेश्चन हम ले सकते थे, लेकिन आगे का सत्र फिर बाधित होगा। चलिए पूछ ही लीजिए, बताइए जी। कमाल के खुश रोड की है। थैंक यू भावना। सर मैं बस ये जानना चाहती हूँ, बहुत छोटे से हमने आपको देखा है पर्दे पे, दूरदर्शन के समय से, तो दूरदर्शन का समय था बहुत सादगी भरा, हम परिवार के साथ बैठ करके नीम का पेड़ भी देखते थे, चरित्रहीन भी देखते थे, और आसानी से पूरे परिवार के साथ में साहित्य को हम समाहित करते थे। केवल ये जानना चाहती हूँ कि अब जब OTT आ गया है, तो उसके साथ में और ये जो परिवेश के साथ में उसमें यूज होने वाली भाषाएं जो है, किस हद तक हमारे संस्कृति और परिवेश को प्रभावित कर रही है? दरअसल अभिनेता का उसमें कोई रोल नहीं है, ये सच्चाई है। वो अलग बात है कि अभिनेता ही आपको सामने दिखता है, और ज्यादातर ऑडियंस को लगता होगा कि दरअसल अभिनेता का कोई रोल नहीं होता कि कौन सी प्रोडक्ट कैसी है, कितनी अच्छी है, कितने परिवार के साथ देखी जा सकती है या बिल्कुल नहीं देखी जा सकती, वो सिर्फ मेकर्स के ऊपर है। और मेकर्स में ये विडंबना है हमारी लाइन की कि, और विडंबना भी क्या कहूं, पूरे जो रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का, सोसाइटी के मूल्य, सोसाइटी में हमारी राजनीति भी आ गई, समाज में आ गया, सामाजिक मूल्य, आर्थिक पूरा जो तंत्र है, वातावरण है, वो सब रिफ्लेक्ट होता है। और हमारी इंडस्ट्री में भी 90% लोग जो आते हैं, फिल्म मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इवन एक्टर्स हैं, मतलब ज्यादातर लोग सिर्फ वो ग्लैमर और पैसा की वजह से आते हैं, और वो बनाने भी आते हैं। दूरदर्शन के जमाने में क्या होता था कि एक पैशन थी काम करने की, जैसे किसी जमाने में समानांतर सिनेमा होता था, उसी तरह के लोग थे, उनको जितना पैसा मिला वो मालूम है, मगर उसके अंदर ही कुछ लोग थे बहुत पैसा बचाकर घटिया काम कर दिया, दे दिया, कुछ लोगों ने कम पैसा बचाया, अच्छा काम किया। तो अच्छा काम तो मतलब बोलेगा या आपको पसंद आएगा। अब धीरे धीरे हो गया है कि उनकी तादाद, उनकी जनसंख्या, उनके प्रतिशत बहुत घट गया है अच्छा काम करने वालों का, क्योंकि एक्चुअली प्रैक्टिकली आज की सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें 2-4-5% लोगों को मैक्सिमम छोड़ दिया जाए, मैक्सिमम 5%। तो हर एक के लिए कुछ ये उसे बताया गया है कि पैसा ही खुदा है। प्रैक्टिकल हम सबको मानना चाहिए। जब तक हम अंदर से इस बात को नहीं समझेंगे और उसके फर्क को अंदर से महसूस नहीं करेंगे,
और उसके लिए कुछ करने की इच्छा हम में नहीं जागृत होगी, तब तक ये ऐसे ही होगा। और हो सकता है 5% की जगह 1% ही लोग रह जाए। दौड़ तो उसी तरफ जा रहा है। सीरियल की ही बात क्यों कर रहे हैं, हमारे साहित्य में भी तो वही सब कुछ है। आप तो कवि सम्मेलनों से भी जुड़ी हुई है, उसके बारे में भी थोड़ा विचार करने वाली बात है। तो अंतर हर जगह आया है। तो हम इस सत्र को धन्यवाद के साथ समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आगे के सत्र आगे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय दिया। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप सबसे मिलके आपने मुझे झेला। थैंक यू सर। हम तो 2 घंटा आपको सुन सकते हैं। देर तक बैठेंगे, आपके ऊपर परेशान होइए, आराम से खिंचा लीजिएगा। जब 1967 में लता जी से एक प्रश्न पूछा गया कि आपके आज तक के गाए गए 10 बेहतरीन गाने कौन से, तो उसमें 2 गाने जो थे उनमें से एक गाना था लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, और एक गाना था बैरन नींद न आए।